हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पादपों में जल अवशोषण का पथ पढ़ लिए थे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि जल अवशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जल अवशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राप्य जल या उपलब्ध भूमि जल। जो भूमि में क्या होता है दोस्तों, उपलब्ध होता है। तो क्या होता है कि मृदा में केशिका जल की किसकी केशिका जल वो होता है जिसका पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं। वो कौन से जल का अवशोषण करते हैं? केशिका जल का ही क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। केशिका जल की मात्रा जितनी अधिक होती है, यानी किसकी मात्रा? केशिका जल की मात्रा भूमि में जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक जल अवशोषण होता है। उतना ही अधिक क्या होता है? जल अवशोषण। तो इसलिए प्राप्य जल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं इसी जल का क्या करती हैं? उपयोग करते हैं। इसी जल को प्राप्त कर पाते हैं। कौन से जल को? केशिका जल को। कौन से जल को? केशिका जल को। तो केशिका जल की मात्रा जितनी अधिक होती है, जल अवशोषण उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। जल अवशोषण उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। इसमें दो परिभाषाएं और पढ़ेंगे हम, जल धारण क्षमता और एक है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। जल धारण क्षमता क्या होती है कि मृदा का जल अवशोषण करने की क्षमता, यानी मृदा है जो कितने जल का अवशोषण कर सकती है। इसे क्षेत्र क्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है कि मृदा जल की वह मात्रा जो गुरुत्वीय जल के निष्कासन के बाद, यानी गुरुत्वाकर्षण हमने पढ़ा है, गुरुत्वीय जल भी पढ़ा है, जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण भूमि में नीचे चला जाता है। तो हम क्या बता रहे हैं कि मृदा जल की वह मात्रा जो गुरुत्वीय जल के निष्कासन के बाद, गुरुत्वीय जल के निष्कासन के बाद मृदा में शेष रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण अवशोषण कर लेता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मृदा में शेष जो जल रहता है उसी जल को क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता। नेक्स्ट है इसमें स्थायी म्लानी प्रतिशतता। तो स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या होती है कि मृदा जल की वह प्रतिशतता जबकि इसमें उगे पौधे की पत्तियां प्रथम बार स्थायी रूप से क्या होती है? मुरझाती है। जल है भूमि में लेकिन पत्तियां फिर भी क्या हो रही हैं? मुरझा रही हैं। क्या हो रही हैं? मुरझा रही हैं। इस स्थिति को मृदा की स्थायी मुरझान प्रतिशतता कहते हैं। इसे एक बार दोबारा से समझिए ध्यान से। स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या है कि मृदा जल की वह प्रतिशतता जबकि इसमें उगे जो पौधे हैं, उगे मिट्टी में पौधे उगे हुए हैं, उनकी पत्तियां, पानी है जल में लेकिन उनकी पत्तियां प्रथम बार स्थायी रूप से क्या हो जाती है? मुरझाती हैं। क्या हो जाती है? मुरझाती हैं। तो इसी स्थिति को मृदा की स्थायी मुरझान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी मुरझान है। मृदा में जल है लेकिन जब भी पादप की पत्तियां स्थायी रूप से क्या हो रही है? प्रथम बार मुरझा रही है। तो ये मुरझान कौन सी होती है? मृदा की स्थायी मुरझान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी मुरझान प्रतिशतता। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं तापमान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तापमान की। यदि मृदा का तापक्रम 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने पर जल अवशोषण अधिक होता है। कितना होता है? तापमान कितना होना चाहिए? तापक्रम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो जल का अवशोषण क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। और नंबर 3 है आपका वायु। मृदा कणों के बीच वायु की मात्रा अधिक होने से जल अवशोषण क्या होता है? अधिक होता है। जितने जो मिट्टी के कण है दूर दूर होंगे उतना ही जल अवशोषण क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? और इसमें जो उदाहरण होता है कौन सी मिट्टी में मृदा के कण दूर दूर होते हैं, वो तो दोस्तों वो है दोमट मृदा। कौन सी है? दोमट मृदा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मृदा विलयन की सांद्रता। तो मृदा विलयन की सांद्रता क्या होती है, मृदा में खनिज लवणों की मात्रा, किसकी मात्रा, खनिज लवणों की मात्रा अधिक होने पर मृदा विलयन क्या होगा, सांद्र होगा, और जितना सांद्र होता है उसका जल अवशोषण उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। कि मृदा में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होने से मृदा विलयन क्या हो जाता है, सांद्र हो जाता है, तथा यह जितना सांद्र होता है जल अवशोषण उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है आपका रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप। तो रसारोहण क्या होता है कि रसारोहण के द्वारा पादपों में जो जल होता है वो नीचे से ऊपर की ओर पहुंचता है। तो यहाँ पर हम रसारोहण पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है रसारोहण, कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल के ऊपर चढ़ने की जो क्रिया है उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं, रसारोहण। एक बार इसे समझ लीजिए, पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, नीचे की ओर, और ये क्या लग रहा है इसके विरुद्ध, विरुद्ध यानी ऊपर की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे को और ये क्या लग रहा है, ऊपर की ओर। विरुद्ध जल के ऊपर चढ़ने की जो क्रिया है वही दोस्तों क्या कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। क्या कहलाती है, रसारोहण। इसे दूसरे शब्दों में यदि कहें, पादपों में भूमि से अवशोषित जल का, दूसरे शब्दों में क्या है कि पादपों में भूमि से अवशोषित जल का पौधे के शीर्ष भागों तक, पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाना दोस्तों क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है, रसारोहण। अब रसारोहण का मार्ग क्या है, किस किस के द्वारा रसारोहण होता है, कि रसारोहण होता है जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। रसारोहण का मार्ग क्या है, वाहिकाओं, किसकी, जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा क्या होता है, रसारोहण होता है। अब इसका एक प्रयोग है, वो दोस्तों क्या है इसका प्रयोग, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन प्रयोग पढ़ते हैं इसका। हाँ दोस्तों, इसका जो प्रयोग है रसारोहण का वो हम पढ़ रहे हैं। प्रयोग क्या है कि पादप होता है, पौधा होता है कनाडा बालसम, इसकी जो जड़ होती है उसको लेकर जड़ को सेफ्रेनिन से क्या कर देते हैं, अभिरंजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अभिरंजित। 2-3 घंटे उसे सेफ्रेनिन रखते हैं और वो क्या हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है 2-3 घंटे में। तो फिर क्या होता है कि वो जो इसमें सिराएं होती है वो कैसे दिखाई देने लगती हैं, लाल दिखाई देने लगती हैं। क्या दिखाई देने लगती हैं, लाल। जब वो सिराएं लाल दिखाई देने लगती हैं तो उस पौधे की जड़ की किसी भी भाग को लेकर उसके अनुप्रस्थ काट काटते हैं। क्या काटते हैं, अनुप्रस्थ काट। और अनुप्रस्थ काट में जब हम देखते हैं तो जो लाल रंग दिखाई देता है वो वाहिकाओं और वाहिनिकाओं का ही दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो रसारोहण की क्रिया होती है जाइलम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा। तो इधर एक बार देखिए आप, कनाडा बालसम पौधे की जड़ को सेफ्रेनिन नामक लाल अभिरंजक में 2 या 3 घंटे के लिए क्या करते हैं, रखते हैं। ये सेफ्रेनिन क्या है, अभिरंजक है, रंगने का काम करता है। अभिरंजक उसे कहते हैं जो क्या काम करता है, रंगने का काम करता है। जिससे पौधे की जो सिराएं होती हैं वो कैसी दिखाई देने लग जाती हैं, लाल दिखाई देने लग जाती हैं। कैसी दिखाई देने लग जाती हैं, लाल। अब क्या होता है कि जो पौधे की जड़ के किसी भी भाग की अनुप्रस्थ काट को हम किस में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो लाल रंग है वो जाइलम की किस में दिखाई देता है, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में ही दिखाई देता है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, जाइलम के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, जाइलम के द्वारा ही होता है। आशा करता हूं कि दोस्तों ये आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। कल हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, एक बार इसे अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद।